हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीके के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी से संबंधित होने वाले हैं, शरीर विज्ञान से संबंधित होने वाले हैं। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बीएड एंट्रेंस की, किसी भी यूपी या यूके की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आज की वीडियो में हैं फ्रेंड्स, सभी के सभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और जिनको कि आज हम फैक्ट्स के साथ लेके आए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ लेके आए हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा इसी वीडियो में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। एक क्वेश्चन में आपके कम से कम 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे होने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के पहले प्रश्न की ओर। देख लेते हैं क्या है हमारा पहला प्रश्न। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रसारण, ऑप्शन नंबर बी विसरण, ऑप्शन नंबर सी डायलिसिस और ऑप्शन नंबर डी सक्रिय परिवहन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगर आपको भी आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट में आंसर देने की कोशिश करिएगा ज़रूर। तो आज के हमारे पहले सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डायलिसिस। तो कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा करता है डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके, हम देख लेते हैं क्या हो जाएंगे। तो कृत्रिम गुर्दा डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है जो रक्त को छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो रक्त को शरीर से बाहर एक मशीन से गुजारा जाता है, जो रक्त को छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों, अतिरिक्त तरल पदार्थों और इलेक्ट्रोलाइट को हटा देता है। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर से नोट कर लीजिएगा और ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी थायराइड, ऑप्शन नंबर सी पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी लार। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, पीनियल ग्रंथि, जो कि सबसे छोटी ग्रंथि है। तो देख लेते हैं हम इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। यह मस्तिष्क के बीच के हिस्से में स्थित होती है। तो पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क के बीच के हिस्से में होती है। इसका आकार पाइन कोन के जैसा होता है। नींद के पैटर्न, अतिरिक्त शारीरिक घड़ी, सर्कैडियन लय को यह नियंत्रित करती है। तो नींद के पैटर्न को और अतिरिक्त जो शारीरिक घड़ी है उसको नियंत्रित करती है कौन सी ग्रंथि? आपकी पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। पीट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय में, ऑप्शन नंबर सी गले में, ऑप्शन नंबर डी किडनी में। तो कहाँ होती है पीट्यूटरी ग्लैंड आपकी स्थित? तो यह होती है आपके यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही, मस्तिष्क में होती है पीट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ होती है? मस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं हम इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हैं। पीट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर नाक के पुल के पीछे और हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे स्थित होती है। मस्तिष्क के आधार के नाक के पुल के पीछे और हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे स्थित होती हैं। यह शरीर के हार्मोन के स्तर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हार्मोन का जो स्तर होता है उसको भी किससे नियंत्रित किया जाता है? हमारी पीट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा इसको भी नियंत्रित किया जाता है, और इसे शरीर की मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये ग्रंथि, जो हमारे शरीर में हमारे हार्मोनल इनबैलेंस को मतलब देखती है, यही नियंत्रित करती है। और इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों और हार्मोन को जारी करने के लिए कहती है। अन्य जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है उनको भी इसी के द्वारा मतलब जारी किया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए थायराइड से, ऑप्शन नंबर बी एड्रीनल, ऑप्शन नंबर सी जननांग, और ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा यहाँ पे पीट्यूटरी। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पीट्यूटरी। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है? पीट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होते हैं। तो देख लेते हैं हम इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। पीट्यूटरी में वृद्धि हार्मोन का स्राव हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी नाभिक के द्वारा होता है।
पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसमें वृद्धि हार्मोन का स्राव हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी नाभिक के द्वारा नियंत्रित होता है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन नंबर ए यकृत में, ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर सी गुर्दे में, ऑप्शन नंबर डी गर्भाशय में। तो यह कहाँ स्थित होती है पीनियल ग्रंथि? तो पीनियल ग्रंथि आपकी मस्तिष्क में स्थित होती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी हैं इसके देख लेते हैं हम। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क के मध्य में एपिथैलेमस नामक क्षेत्र में होती है। जो हमारे मस्तिष्क के मध्य में एपिथैलेमस नामक क्षेत्र होता है वहाँ पे हमारी क्या होती है पिट्यूटरी पीनियल ग्रंथि हमारी वहाँ पे होती है, जो मस्तिष्क गोलार्ध के जंक्शन पर स्थित होती है, जो कि मस्तिष्क का जो गोलार्ध है उसके जो जंक्शन है उस पर स्थित होती है पीनियल ग्रंथि। यह एक छोटी शंकु आकार की ग्रंथि है और इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तीसरी आंख भी कहा जाता है। तो पूछ सकता है कि आप पीनियल ग्रंथि को तीसरी आंख क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। तो इन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को आप नोट कर लीजिएगा और ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक प्रश्न में आपके 4 आज क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी एंड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सिन और ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन। तो स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन, जो कि हमारा स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो बढ़ते हैं हम अपने फैक्ट्स इसके देख लेते हैं हम। स्त्रीलिंग हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, ये दोनों के दोनों क्या है? स्त्रीलिंग हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, एस्ट्रोजन यह महिला प्रजनन प्रणाली के विकास और विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो प्रजनन प्रणाली का विकास होता है और उसके विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरोन यह गर्भावस्था के लिए शरीर को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको देख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी गला, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, गले में। थायराइड ग्रंथि हमारी होती है गले में स्थित। तो देख लेते हैं इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। थायराइड ग्रंथि गर्दन के सामने एडम्स एप्पल के ठीक नीचे स्थित होती है। गर्दन के जो सामने वाला हिस्सा होता है उसमें एडम्स एप्पल के ठीक नीचे स्थित होती है हमारी थायराइड ग्रंथि। यह तितली के आकार की होती है और श्वास नली के ऊपर स्थित होती है, श्वास नली के ऊपर स्थित होती है और तितली के आकार की होती है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। आँख की किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? सॉरी, यहाँ पे टाइप होने में ये गलती हो गई, यहाँ पे आँख हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आँख हो जाएगा यहाँ। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे हो जाएगा प्यूपिल, ऑप्शन नंबर बी कॉर्निया, ऑप्शन नंबर सी आइरिस और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा रेटिना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा रेटिना पर। ठीक है, तो देख लेते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। रेटिना आँख के सबसे अंदरूनी हिस्से में स्थित एक पतली प्रकाश संवेदनशील परत होती है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। तो ये भी प्रश्न कई बार बना है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। इसमें आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, वास्तविक या सीधा, उल्टा या वास्तविक। तो मतलब आंसर राइट आपका क्या होगा? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है हमारे रेटिना पर। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी हृदय, ऑप्शन नंबर सी त्वचा और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यकृत। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है आपको बताना है सही जवाब यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा त्वचा। त्वचा क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न से पहले हम देख लेते हैं इसके क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह शरीर का बाहरी आवरण है। क्या? त्वचा
शरीर का बाहरी आवरण है और यह शरीर के अतिरिक्त अंगों को सुरक्षा देता है। त्वचा की 3 परतें होती हैं और एक होती है क्या एपिडर्मिस, एक होती है डर्मिस और एक होती है सबक्यूटेनियस टिश्यू। सबक्यूटेनियस टिश्यू। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। ये भी याद करना है आपको, जरूर से नोट कर लेना है। त्वचा की परतें। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। ऑप्शन नंबर ए 40.5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी सी 98.4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा 82.4 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर? तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 37 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने, देख लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हालांकि यह तापमान कई कारकों पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का तापमान क्या माना जाता है? बुखार माना जाता है। ठीक है, 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का जो तापमान अगर आ जाता है तो आपको बुखार माना जाता है। शरीर का तापमान दिन के समय बदलता रहता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। मानव त्वचा का रंग बनता है। ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन से, ऑप्शन नंबर बी मेलानिन से, ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन से और ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा एड्रीनेलिन से। एड्रीनेलिन से। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेलानिन से हमारा त्वचा का रंग बनता है। त्वचा का रंग हमारा निर्भर करता है किस पर? मेलानिन पे। तो बढ़ते हैं हम अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की ओर। मेलानिन त्वचा की कोशिकाओं में बनता है। मेलानिन प्राकृतिक रंग द्रव्य है जो त्वचा को रंग देता है। मेलानिन मेलानोसाइट्स नामक कोशिकाओं में बनता है। कहाँ बनता है मेलानिन? मेलानोसाइट्स नामक कोशिकाओं में बनता है। और मेलानिन की मात्रा और प्रकार में अंतर के कारण ही त्वचा के रंग में भिन्नता होती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। आयोडीन युक्त हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी एड्रेनालिन और ऑप्शन नंबर डी टेस्टोस्टेरोन। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर? राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा थायरोक्सिन। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। थायरोक्सिन आयोडीन युक्त हार्मोन है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की ओर। थायरोक्सिन और ट्राई आयोडोथायारोनिन यह 2 हार्मोन आयोडीन से बनते हैं। कौन सा? थायरोक्सिन और ट्राई आयोडोथायारोनिन यह 2 हार्मोन जो आयोडीन से बनते हैं। आयोडीन की कमी से गर्दन के नीचे अवटु ग्रंथि की सूजन या गलगंड हो सकती है। तो इनको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। आप, मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट और जितने भी प्रश्न इस वीडियो में हैं सभी के सभी किसी ना किसी क्वेश्चन में आए हुए हैं। रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी इनमें मतलब पूछे गए हैं। यूके पुलिस और यूपी पुलिस कांस्टेबल जो भी पिछला ये एग्ज़ाम हुआ था इसमें भी पूछे गए हैं यहाँ से प्रश्न। तो आप ज़रूर इनको नोट कर लेना। मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। तो भाई क्या हो जाएगा? मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है? तो ये होता है हमारा 140 से 180। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 140 से 180। तो देख लेते हैं हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है मानव रक्त में कुल कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 200 mg से कम होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार के होते हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से होता है। एक होता है LDL कोलेस्ट्रॉल जिसे खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। LDL कोलेस्ट्रॉल को इसे खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है क्योंकि इसका उच्च स्तर धमनियों में ब्लॉक या वसा जमा के निर्माण का कारण बनता है जिससे हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। और अगला है हमारा HDL कोलेस्ट्रॉल। इसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है क्योंकि यह रक्त में अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को
हटाता है और हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद करता है। तो HDL कोलेस्ट्रॉल हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल हो गया और LDL कोलेस्ट्रॉल क्या हो गया, खराब कोलेस्ट्रॉल हो गया। और कहाँ तक, सामान्य स्तर 200 से कम होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 212, ऑप्शन नंबर बी 206, ऑप्शन नंबर सी 202 और ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा 200। तो कितनी हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में? कुल हड्डियां होती हैं 206। तो देख लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। जन्म के समय शिशु के शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती हैं जो बाद में जुड़कर 206 हड्डियां बनती हैं। सबसे लंबी फीमर होती है जो कि जांग की हड्डी होती है। जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो क्या होती है? फीमर, जांग की हड्डी। आप इनको नोट कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि पूछा गया है कि सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन सी हो जाएगी? फीमर, जो कि जांग की हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस, जो कि कान की हड्डी होती है। कान में हमारे होती है एक स्टेपिस नाम की, जो कि सबसे छोटी होती है हड्डी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 22, ऑप्शन नंबर बी 23, ऑप्शन नंबर सी 10 और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12। तो कितनी हड्डियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में कुल? तो ये हो जाती हैं हमारी 22 हड्डियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। तो 8 हड्डियां कपाल की होती हैं जो कि, और 14 हड्डियां चेहरे में होती हैं। तो टोटल मिला के आपकी होगी 22 हड्डियां, जो कि 8 कपाल में होती हैं और 14 हड्डियां चेहरे की होती हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 14 और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के कुल कितने जोड़े होते हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 12। 12 जोड़े होते हैं हमारे शरीर में पसलियों के। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं, जो कुल मिलाकर मानव शरीर में कुल 24 पसलियाँ होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितनी पसलियाँ होती है, तो आप क्या कहेंगे कि 24 पसलियाँ होती हैं। और अगर पूछा जाए पसलियों के जोड़े, तो 12 जोड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो पसलियों का कार्य हम देख लेते हैं क्या होता है। पसलियाँ वंश गुहा को सुरक्षित रखती हैं, वक्ष गुहा को सुरक्षित रखती हैं, जिसमें हृदय, फेफड़े, श्वास नली, ग्रास नली, थाइमस ग्रंथि इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण अंग स्थित होते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए स्टेपिस, ऑप्शन नंबर बी टीबिया, ऑप्शन नंबर सी फिबुला, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा फीमर। तो कौन सी सबसे लंबी हड्डी है मानव शरीर की? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फीमर, जो कि हमने पहले भी को बताया कि सबसे लंबी कौन सी होती है? फीमर, जो कि सबसे लंबी हड्डी होती है। और जो कि सबसे छोटी होती है वो होती है क्या? स्टेपिस, जो कि कान में पाई जाती है। स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा? फीमर जांग की हड्डी जो कूल्हे से घुटने तक होती है। फीमर की औसत लंबाई लगभग 48 सेमी या 19.9 इंच होती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी फेरिक नाइट्रेट और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर? तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम फास्फेट, जो कि हड्डियों में या अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कैल्शियम फास्फेट नामक लवण हड्डियों को मजबूती और कठोरता प्रदान करता है। कैल्शियम में क्या होता है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला खनिज होता है कैल्शियम, और हड्डियों में इसका 99.99% से अधिक हिस्सा मौजूद होता है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दूध के प्रोटीन, जो दूध में प्रोटीन होते हैं उनको पचाने वाला एंजाइम क्या है? ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी रेनिन, ऑप्शन नंबर सी ट्रिप्सिन और ऑप्शन नंबर डी इरोप्सिन। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा आंसर रेनिन, जो कि दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम
होता है रेनिन। देख लेते हैं हम इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हैं। दूध के प्रोटीन को पचाने में मदद करने वाला एंजाइम रेनिन या काइमोसिन है, जो दूध की प्रोटीन कैसिनोजेन को कैसीन में बदल देता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए वसा में बदल जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी एमिनो अम्ल और ऑप्शन नंबर डी शर्करा। जो पाचन क्रिया है उसमें फिर प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं पाचन क्रिया में प्रोटीन। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। जब आप प्रोटीन युक्त भोजन खाते हैं तो पाचन तंत्र प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, जिन्हें एमिनो एसिड कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो प्लीज़ ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।